नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि ये आपका चाहता प्रोग्राम है हिस्ट्री ऑन मैप। तो हिस्ट्री ऑन मैप में यानी कि इतिहास को हम नक्शे पर देख रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आइए इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्या टॉपिक होने वाला है आज हिस्ट्री ऑन मैप में? ठीक है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। अभी तक आप लगातार जो है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते आ रहे थे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते आ रहे थे। प्राचीन भारत के इतिहास में काफ़ी लंबा वक्त आपने दक्षिण भारतीय राजवंशों के ऊपर बिताया है, तो उन दक्षिण भारतीय राजवंशों को हम देखेंगे। और आज की क्लास में उनका थोड़ा सा रिपीटिशन होगा, परंतु उस दक्षिण भारतीय राजवंश के बाद हमारा जो इतिहास बढ़ता है वो मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ता है। तो मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ने से पहले जो पूर्व मध्यकालीन या एकदम मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत है, जहां से हो रही है, अरब आक्रमणकारियों का भारत में आगमन हो रहा है, वहां से आज का इतिहास शुरू होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली यही है, सिंध पर अरब आक्रमण। सिंध पर अरब आक्रमण, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका आज से एक तरीके से मैपिंग जो है वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में शुरू हो जाएगी। 8वीं शताब्दी के शुरुआत में आप देखेंगे भारत में एक ऐसे परिवार का दुखदाई हम कह सकते हैं कि जो रूप है वो प्रस्तुत हुआ है, जो अपने आप में स्वरूप अगर आप देखोगे वो मतलब वो बटा हुआ है। 647 के आसपास आप देखते हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में अंतिम हिंदू शासक के तौर पर जिनको जाना जाता है, हिंदू सम्राट हुआ करते थे हर्षवर्धन, उनकी मृत्यु के बाद जो भारत है, उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ दक्षिण भारत का हिस्सा जो है वो कई सारे टुकड़ों में विभाजित हो गया है। छोटे छोटे राजाओं और महाराजाओं के बीच वो मारधाड़ का हिस्सा हो गया है। वहाँ पर हिंसा छिड़ चुकी है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, रीस्टैब्लिश होने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी सब क्रम में तकरीबन 50 साल अराजकता के जो है वो बीतते चले जाते हैं। और इस अराजकता के 50 साल बीतने के परिणाम स्वरूप देश में बहुत सारे जो छोटे छोटे स्वतंत्र जो राज्य हैं, शासक हैं, राजा हैं, वो उभरे और उन्हीं के बीच पूरा देश बट करके रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान देश में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, कोई केंद्रीय शासन नहीं है जो इनको सब एक सूत्र में बांधे, जैसे गुप्त शासकों ने, मौर्यों ने, इन सब लोगों ने कभी बांधने का प्रयास किया। तो उस समय जो देश बटा हुआ है, जहां पर केंद्रीय सत्ता नहीं है, उस समय के देश को अगर आप मोटे तौर पर दो हिस्सों में विभाजित करें तो वो दो हिस्से क्या आ सकते हैं। एक जो है आपका वो उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य हैं, उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य हैं, या शासक जिनको आप कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया के हैं। और दूसरा जो पोर्शन है वो दक्षिण भारत का है ना। दूसरा पोर्शन क्या हो सकता है? दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्य। ये उस समय की बात हो रही है जिस समय अभी कोई विदेशी अटैक करने के लिए आए नहीं है, मतलब अरेबियंस का अभी आक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन उस समय देश में कोई केंद्रीय सत्ता है भी नहीं, और कोई किसी के ऊपर आक्रमण करता है, इससे दूसरे देश के दूसरे शासकों को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो उत्तर और दक्षिण भारत में ऐसे कई सारे राज्य आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप उनको एक बार में मैप में अगर देखना चाहते हैं, अगर हम मैप में उसको रखना चाहें, तो सबसे पहले तत्कालीन भारत को थोड़ा सा देखने का हम प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को मालूम है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है हमारा मैप है, सपोज ये भारत का नक्शा है, क्योंकि हमें इसमें उत्तर और दक्षिण भारत थोड़ा थोड़ा दोनों हिस्सों को दिखाना है, तो हम यहाँ पर दिखा लेंगे। मान के चलते हैं कि ये हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है। उत्तर भारत में बहुत सारे मतलब आपको जगहें देखने को मिलेंगी। ये इधर अराकान वैलीज को बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं। ये अगर आप देखो नॉर्थ में तकरीबन यहाँ से ये सिंधु नदी आती है, ये आपकी सिंधु रिवर आ रही है, और सिंधु की बहुत सारी फिर आपको यहाँ पर ऐसे करके सहायक नदियां जो है वो आती हुई देखने को मिलेंगी। ये सहायक नदियां बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, है ना। ऐसे करके यहां से आपका गंगा नदी भी बह करके जा रही है,
और यहाँ से आपकी यमुना नदी भी बह करके इस तरीके से आ रही है। ब्रह्मपुत्र भी यहीं कहीं से निकलते हुए और इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आ रही है। तो बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पर इन नदियों की आ रही। तो ये अगर उस समय के भारत की बात करते हैं, पूरे अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इसको नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में कई सारे राज्यों में विभाजित किया गया है। जैसे आपको कन्नौज का शासन यहां पर देखने को मिलेगा, यहां कहीं पर कन्नौज देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां कहीं पर आपको कन्नौज देखने को मिलेगा। यहां पर कहीं पर आपको मालवा देखने को मिल जाएगा, मालवा का शासन, मालवा है ना, देखने को मिल जाएगा। उत्तर भारत में इस तरीके के आपको तमाम सारे छोटे छोटे अन्य राज्य भी देखने को मिले। उत्तर की ओर अगर आप देखोगे तो कश्मीर का इलाका है, यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा कश्मीर है, कश्मीर का शासन आपको देखने को मिले, जिसमें कारकोट वगैरह वंश आप लोगों ने पढ़े हैं, उत्पल वंश मैंने आपको लोगों को बताया हुआ है। अफगानिस्तान का इधर शासन है, अफगानिस्तान का शासन है, अफगानिस्तान यहाँ पर शासन है। और यहाँ कहीं पर आप देखेंगे सिंध का एरिया है, सिंध प्रांत है। तो बेसिकली आज के हिस्से में हमको सिंध की इंपॉर्टेंस है। सिंध को मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इसको अगर आप पश्चिम भारत की तरफ लेकर के जाते हैं तो ये कुछ हिस्सा जो है आप लमसम एरिया मान के चलिए कि ये जो एरिया है ये इस तरीके का एरिया आपका सिंध एरिया के अंतर्गत आता था, सिंध प्रोविंस के अंतर्गत आता था, सिंध प्रांत के अंतर्गत। तो सिंध का एरिया है, हिंदू वंशी शासक है वहाँ पे। ये उत्तर में इस तरीके से, इधर की ओर आप देखेंगे, इधर की ओर बंगाल है, बंगाल का शासन है, बंगाल का शासन है। यहाँ पर आप कलिंग शासन आप देख रहे हैं, कलिंग है। इस तरीके से आपको दक्षिण भारत में भी ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे राज्य, दक्कन में जैसे आप कांची के आसपास पल्लवों को देख रहे होते हैं, है ना, ये कांची वाला जो इलाका है, यहाँ पे आपको पल्लव देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको चोल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको चेर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको पांड्य देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको चालुक्य देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वेंगी देखने को मिल जाते हैं, वेंगी के चालुक्य। यहाँ पर आपको कल्याणी के चालुक्य देखने को मिल जाते हैं। ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे शासन आपको, यहाँ पर यादव शासन भी आपको देखने को मिलेगा, यादव वंश बाद में देखने को मिलेगा। जो है यहाँ पर सोलंकी शासन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गुजरात के आसपास। तो ऐसे तमाम पूरा भारत जो है वो छोटे छोटे शासकों में, शासन में आपको मालूम है इन राज्यों में बटा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह आपने यहाँ पर याद रखनी है आज की डेट में, जो आपको जगह याद रखनी है वो आपकी जगह ये सिंध वाली है। और सिंध वाली जगह में आप कुछ जगहें, जैसे कि यहाँ कहीं पे आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ कहीं पे आप देखोगे इस जगह पर कहीं पर, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, जिसको आप जानते हैं कि यहाँ पर कराची पोर्ट होता था, ठीक है। ये आपका कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट है। और इसी कराची के बाद पास आपको एक जगह बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, इस जगह पर कहीं पर, जिसको आप याद रखेंगे थोड़ा सा आगे काम आएगा, देबल। ये जगह आपको याद रखनी है, एक दो जगहें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इनमें आपको ये जो सिंध वाला हिस्सा है, ये सिंध वाला हिस्सा इंपॉर्टेंटली याद रखना है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि सिंध वाला प्रोविंस आपको नज़र में आपके रहे। तो ये सिंध प्रोविंस है, बेसिकली ये वाला सिंध प्रोविंस है, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो ये आपका सिंध प्रोविंस है। और सिंध प्रोविंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आप देखेंगे कि अभी आक्रमण जो है वो होने शुरू होंगे, इसी एरियाज में आक्रमण होने शुरू होंगे। तो ये आपको एक लोकेशन तो समझ में आ गया कि सिंध प्रोविंस कहाँ पर है, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यही वो सिंध है जिस पर हम कहेंगे कि सिंध पर अरबों की जो विजय है, सिंध पर अरब शासकों का जो आक्रमण हो रहा है, तो वो हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं, सिंध पर अरब आक्रमण। लेकिन जब हम ये सिंध पर अरब आक्रमण कर रहे हैं,
या पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको थोड़ा सा अरब के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप देखते हैं कि 8वीं शताब्दी की जो फर्स्ट हाफ जो है या फर्स्ट क्वार्टर जो है उसमें मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब जो है, अरबों का विजय होता है सिंध पर और मुल्तान वगैरह को उसने जीत लिया है। तो क्यों जीत लिया है उसके पीछे कई सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग समझते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा वो लोकेशन समझने का प्रयास करें कि वो किस जगह से बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर हम थोड़ा भारत को यहाँ पर बनाने का प्रयास करें, इंडिया को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने का प्रयास करें वर्ल्ड मैप में, अगर आप देखोगे, फिर थोड़ी सी छोटी लाइन में कर लेता हूँ जिससे कि आप थोड़ा इंडिया को यहाँ पर देखिए। अगर सपोज दैट ये मैं इंडिया यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अगर भारत देश है तो भारत देश में ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपका इंडिया की तरफ चला जाता है। इधर से आपको मालूम है ये पाकिस्तान जुड़ता है यहाँ पर आकर के, और इसके पश्चिम में जब आप जाएंगे ईरान इराक की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो अरब का है, ठीक है। और ये, और यहाँ पर आप लाल सागर देखते हैं, है ना, ये वाला जो हिस्सा है। फिर इधर आपका साउथ अफ्रीका बन जाएगा, ये अरब सागर है, आपको मालूम है, ये जो है आपका अरब सागर है, ठीक है। ये खाड़ी है अरब की, सबको मालूम है, ये है ना, मालूम है कि नहीं मालूम है, अरब सागर खाड़ी है। तो इसमें से जो अरब से आ रहा है, अरब वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली पोर्शन यही वाला है, ये वाला हिस्सा। आप इसमें मान के चलिए कि ये वाला तकरीबन जो हिस्सा है, ये वाला जो रीजन है, यहां से आप देखेंगे कि भारत की तरफ यहां से मूवमेंट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको मूवमेंट इस एरिया में, ये जो लोकेशन जो मैंने आपको यहां पर सिंध की बताई है, ये जो लोकेशन आपको मैंने सिंध की बताई है, ये सिंध की लोकेशन है, और ये आपकी अरब की लोकेशन है। ये कौन सी लोकेशन हो गई आपकी, अरब की लोकेशन हो गई। तो इन लोकेशंस का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये वो लोकेशंस हैं, ये वो लोकेशन है जहाँ से ये आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हिस्सा हो गया, और ये सिंध का हिस्सा है जहाँ पर भारत के अंदर उनको यहाँ पर विजय या फतेह जो है वो हासिल करनी है। तो ओवरऑल आपको ये एरिया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ऐसे। आप इसे अरब सागर के तौर पर, या ये वाला हिस्सा आपको अरब सागर के तौर पर दिखाई देता है ना, अरब सागर, तो ये भारत का सिंध प्रांत है जहां पर अटैक होगा। तो एक मोटा मोटा आपको ये लोकेशन भी आपको पता चल गई, लेकिन वास्तविक तौर पे हमको ये वाला जो पोर्शन है इसका काम है, इस वाले हिस्से का काम है। तो इस वाले हिस्से को भी ड्रॉ कर लेते हैं बड़े स्तर पर थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि इसको मैं गुजरात का पोर्शन जो है नीचे ला करके सिंध का पोर्शन यहाँ पर एक बड़ा सा बना देता हूँ। तो आप सपोज दैट ये गुजरात है आपका, ठीक है, ये गुजरात का नीचे से दक्षिण का इलाका ले जाइए, और फिर यहाँ से आप भारत का हिस्सा अंदर लेकर के जाइए, और यहाँ से आप पाकिस्तान का हिस्सा पीछे की ओर आते हुए आप इधर की ओर अरब की ओर आ जाएंगे, राइट, पीछे की ओर आप यहाँ से अरब की ओर आ जाएंगे। अब वहाँ से वो सैनिक चलेंगे। भारत में तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो है एक बड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, तकरीबन इस तरीके का हिस्सा जो है आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है आपका, इस तरीके से मान के चलिए कि ये सिंध प्रांत है। तो अगर आप इसे सिंध प्रांत समझ रहे हैं, ठीक है, इसे आप सिंध प्रांत समझ रहे हैं, जहाँ के राजा जो है वो दाहिर हुआ करते थे मुख्य तौर से, और ये दाहिर जो है वो ब्राह्मणवादी शासक थे, हिंदू शाही शासक जिनको बोला जा सकता है, हिंदू शाही शासक। तो ये हैं वो हिंदू शाही शासक जिनका वंश आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिनका जो आप हिस्सादारी जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिनके ऊपर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। तो आप देखिए ये सारी चीजें आप समझ गए कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशन है, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और ये लोकेशन अरब की इंपॉर्टेंट है, और जिस पे हमको बात करनी है बड़ा सा इंडिया का क्षेत्र है, ये वो सिंध का एरिया जो हमने आपको यहाँ पर बना हुआ दिखाया, तकरीबन वैसा ही यहाँ पर बना हुआ आपको दिखा दिया है। तो ये सिंध प्रोविंस है। तो आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि जब मोहम्मद बिन कासिम आगे की ओर बढ़ता है तो उस समय उसके आक्रमण करने के भारत पे कई सारे रीजन है, कई सारे कारण हैं। कारणों में मसलन आप देखेंगे कि राजनीतिक तरीके से अगर आप देखें तो राजनीतिक इच्छा तो है ही, भूमि पर अधिकार करने की इच्छा है, लालसा है, भारत की धन दौलत आकर्षण का केंद्र बनती है इन लोगों के लिए, और ऑब्वियस सी बात है कि इस्लाम का विस्तार भी एक उद्देश्य में शामिल रहा है। लेकिन हमको जिस पर फोकस करना है वो है तत्कालीन कारण। उस समय तत्कालिक कारण क्या था,
उस समय कंटेम्प्रेरी कॉज जो था वो क्या था, कासिम के भारत के आक्रमण करने का। तो वो जो चीज है वो चीज है कि चीन कह रहे हैं, सॉरी, अरब जो है, अरब दक्षिण भारत में अपना एक कैंपेन करने गया था 711 के आसपास। तत्कालीन समय में सिंध पर जो चढ़ाई होती है, उस चढ़ाई में जो मुख्य चीज जो सामने आती है वो दक्कन से लौटते समय, यानी श्रीलंका से लौटते समय एक कैंपेन है जो श्रीलंका से लौट रहा है अरबियों का, और वो इसी सिंध राज्य के पास में एक जगह है, समुद्री किनारा है, या हम कह सकते हैं कि बंदरगाह इलाका है, जिसको हम लोग देवल बंदरगाह कहते हैं। तो देवल के तट के पास में जब अरब जहाज पहुंचते हैं तो उन अरबियों के जहाजों को देवल के कुछ डकैतों के द्वारा लूट लिया जाता है। तो वो जो देवल का हिस्सा है वो आपका यहीं कहीं पर देवल जो है वो पड़ेगा। सपोज दैट ये मान लेते हैं कि जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, ये देवल का है। मान लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो किस चीज का है, वो देवल का है। ठीक है, ये जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पोर्शन मान लेते हैं कि ये देवल है। अब ये जो देवल है, यहीं कहीं पर दक्षिण से इनका जहाज चलता चला आ रहा है और इसी देवल के पास जब पहुंच रहा है और अरब की तरफ जा रहा है, मतलब आप इसको यहां पे ऐसे समझिए कि यहां पर ये कहीं श्रीलंका है, ठीक है, और श्रीलंका से इनका एक जहाज जो है वो ऐसे करते करते यहां पर पहुंच रहा है, और यहां पे कहीं पर जगह है देवल, इस जगह पर ये देवल है, और इसी देवल के पास में इनका जहाज जो है वो लूट लिया है, और यहां से ये अरब की तरफ जाएंगे, ऐसे पानी के रास्ते से अरब की तरफ जाएंगे। तो ये सब मतलब क्या है, क्यों है, कैसे है, अगर इसको देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अरब व्यापारी जो हैं वो कुछ जहाज लेके श्रीलंका से आ रहे थे। उसमें बहुत सारा धन दौलत था, बहुत सारी चीज़ें थी। खलीफा ने उनको पूर्वी देशों के ऊपर राज्य करने के लिए भेजा था, और खलीफा जो अरब के हुआ करते थे उनके ईस्टर्न जो प्लेसेस हैं वहाँ पर शासन को फैलाने का जो कार्य दिया गया था वो अल हज्जाज नाम के एक व्यक्ति को दिया गया था। तो अल हज्जाज के ही नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर, और यहाँ से कैंपेनिंग करके, मतलब उन्हीं के कुछ लोग थे जो यहाँ श्रीलंका आए थे, इनके ऊपर आक्रमण किए थे। श्रीलंका के शासक को उन्होंने पराजित किया था। श्रीलंका के शासक को ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, और फिर उन्होंने कुछ उपहार दिए थे, वही उपहार लेकर के ये वापस जा रहे थे। तो वापस जाते समय ये जहाज जो है ये देवल में, यानी यहाँ पर जो है कहीं पर इस जहाज को लूट लिया गया है। तो जब जहाज को लूट लिया गया तो ये पता लगाया गया शासकों के द्वारा, और अल हज्जाज के द्वारा भी पता लगाया गया कि ये पर्टिकुलर रीजन किसके अंतर्गत आता है। तो पता चला कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आता है राजा दाहिर के अंतर्गत। तो उस समय अल हज्जाज जो हैं, अल हज्जाज का नाम आपको याद रखना है, अल हज्जाज जो हैं वो अरब के खलीफा के नेतृत्व में पूर्वी देशों के राज्यपाल थे, पूरी देशों के राज्यपाल थे। यानी कि पूरब, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे अरब के हिसाब से पूरब इधर हुआ ना, तो इधर की ओर जो भी विजय हो रही है वो सब इन्हीं के नेतृत्व में होगी। तो अल हज्जाज ने फिर इनसे रिक्वेस्ट क्या किया, इनको बोला दाहिर को कि भाई आपके यहाँ हमारा जो जहाज है वो लूटा गया है, तो आप अपने जो लुटेरे हैं उनसे बोलिए कि हमारा लूट का धन वापस करें, लुटेरों को दंडित कीजिए, और हमारी जो क्षतिपूर्ति हुई है वो क्षतिपूर्ति हमारी कर दीजिए। अब देखिए दाहिर जो है जब उसको ये पत्र रिसीव होता है तो उसने रिप्लाई किया कि भाई हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काम समुद्री डाकुओं ने किया है, और समुद्री डाकू जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। तो ये जो ना है, इस ना से खिन्न होकर हज्जाज ने दाहिर के खिलाफ चढ़ाई करने के लिए अपने खलीफा वालिद हुआ करते थे उनसे आज्ञा मांगी। तो 711 में वो आज्ञा मिल गई, और उस आज्ञा को मिलने के बाद अल हज्जाज ने अपने सेनापति उबैदुल्लाह को सबसे पहले 711 में आप देखेंगे 711 में ये कैंपेनिंग करी है। उबैदुल्लाह यहाँ पर आए हैं। उबैदुल्लाह जो है ये सेनापति हैं, ये भेजे गए हैं इन्हीं के द्वारा, अल हज्जाज के द्वारा। इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। इन्होंने क्या किया, सिंध पर आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार से ये पहला आक्रमण हुआ, लेकिन इस आक्रमण में उबैदुल्लाह जो है वो हार गया, और जब उबैदुल्लाह हार गए तो इसी युद्ध क्षेत्र में राजा दाहिर ने इसको मार डाला। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रारंभिक जो है वो हार हुई। फिर अगले साल फिर एक सेनापति के रूप में 712 में फिर एक सेनापति भेजा गया दोबारा से, यानी कि सेकेंड टाइम जो है वो आक्रमण किया गया।
इस आक्रमण में भी अरब सेनापति की हार होती है और वो मारा जाता है। इस तरीके से लगातार 2 युद्ध में आप देखेंगे हिंदू शाही शासक जो हैं उनकी जीत होती है और अरबियों की हार होती है। तो जब 2 कैंपेन्स वेस्ट हो गए तब हज्जाज ने अपने चचेरे भाई को भेजा, और ये चचेरा भाई उसका दामाद भी था, मोहम्मद बिन कासिम। तब जाकर के यहां पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के लिए यहां पर आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम भेजे गए हैं, मोहम्मद बिन कासिम ये यहां पर भेजे गए हैं। और मोहम्मद बिन कासिम जो हैं उस समय कहा जाता है कि केवल 17 वर्ष का ये लड़का है जो भारत की ओर आक्रमण के लिए चला है, और अपने पिछले 2 सैनिकों या सेनापतियों के लॉस और जो जहाज को लूटा गया था वो जो लॉस हुआ था उस लॉस का बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। कहा जाता है कि शुरुआत में तकरीबन 15,000 सैनिकों के साथ कासिम चलता है पूरब की ओर, और रास्ते में 600 सीरियाई घुड़सवार उसके पास हैं, 1000 ऊंट हैं उसके पास में, और आगे की ओर चलते हुए यहाँ कहीं पे जब वो पहुँचता है, करीब मकरान के आसपास जब वो पहुँचता है, यहाँ कहीं मकरान है, ठीक है, जब मकरान के आसपास पहुँचता है तो मकरान से भी वो कुछ सैनिकों को अपने साथ ले लेता है। मकरान से इसके साथ में कुछ और सैनिक सेवाएं जब मिल जाती हैं तो अब ओवरऑल इसके पास देखा जाए तो तकरीबन 25,000 सैनिकों की सेना है, जो अब यहां से लेकर के ये देवल की ओर आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है। देवल की ओर इसका आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये यहां पर देवल है। देवल पे राजा दाहिर हैं, आपको मालूम है राजा दाहिर ने पहले भी 2 युद्ध जीते हैं। अब तीसरे युद्ध में वो लिथार्जिक हो गए हैं। लिथार्जिक का मतलब यार ये बार बार अटैक करते हैं, इनको तो हमारे सैनिक ही हरा देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा इस चीज़ को लेकर के और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। अरबियों को उन्होंने बहुत शक्तिशाली नहीं समझा और यही सबसे बड़ी भूल हुई। निष्क्रियता दिखाई और इन 25,000 सैनिकों से लड़ने के लिए केवल 4,000 सैनिकों को भेजा गया और ये 4,000 सैनिक वहाँ पर नाकाफ़ी साबित हुए। फिर कुछ लोगों ने गद्दारी भी करी। इसमें यह भी कहा जाता है कि कुछ आंतरिक लोगों ने, अब क्योंकि ये हिंदू शाही शासक थे तो कुछ अंधविश्वासों पर भी बिलीव्स हुआ करते थे। देवल का जो फोर्ट है उसके ऊपर एक बड़ा सा झंडा लगा हुआ करता था, उस पर ताबीज़ बंधा था। कहा जाता है कि जब तक वो ताबीज़ रहेगा तब तक देवल फोर्ट जो है वो अविजित है। और ये बात जब कासिम को पता चली तो उस अंधविश्वास और बिलीव को तोड़ने के लिए इसने निशाना लगा करके सबसे पहले ताबीज़ को गिरा दिया। ताबीज़ के गिरते ही सैनिक जो है वो ये बिलीव करने लगे कि अब हमारी हार को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वो आधे मन से लड़े। तो ये जो बैटल हुआ यहाँ पर, इस जगह जो ये युद्ध हो रहा है, तो इस युद्ध में आप देखेंगे कि इस युद्ध में हार हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो दाहिर की सेना है, दाहिर की सेना पराजित हुई। दाहिर की सेना क्या हुई? पराजित हुई। तो यहाँ पर दाहिर की सेना पराजित हो जाती है। और जब यहाँ पर दाहिर की सेना पराजित हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि जो देवल है, देवल पर ये जो जगह है, इस पर जो है ये कासिम का अधिकार हो गया। कासिम का अधिकार। तो उस समय जो दाहिर है वो पराजित होकर के देवल से ये ब्राह्मणावाद की तरफ चला जाता है। यहां कहीं पे आपको ब्राह्मणावाद जो है इसकी एक और कैपिटल एरिया देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मणावाद। ब्राह्मणावाद, तो ये ब्राह्मणावाद की ओर चला गया और वहां पर अपनी सेना को ऑर्गेनाइज करने लगा। तब तक, जब तक ये अपनी सेना को ऑर्गेनाइज करेगा, इस एरिया पर आपको मालूम है कि देवल वाला जो एरिया है, इस पे जो है ये अधिकार कर लिया है। किसने अधिकार कर लिया है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब इन सब चीज़ों के मतलब जब जीत लेता है, अधिकार कर लेता है, तो उसके बाद ये देवल जब विजय हो जाती है तो कासिम जो है वो नुरून या निरुन एक जगह पड़ती है, देवल के उत्तर पूर्व में एक जगह पड़ती है नुरून, यहाँ कहीं पर मान के चलिए, देवल के उत्तर पूर्व में आपको यहाँ पर नेरून करके एक जगह देखने को मिलेगी। तो ये आगे इसका कैंपेन देवल के बाद निरुन की तरफ चलता है। निरुन की ओर जब वो बढ़ता है, ये एक महानगर हुआ करता था बताया जाता है उस समय, तो वहाँ के लोगों ने देखा कि जब ये देवल को जीत करके आया तो ये हतोत्साहित हुए और उन्होंने बगैर लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो इनिशियली बड़ी जल्दी ही देवल को कैप्चर करने के बाद उसने नुरून को भी अपने कब्जे में कर लिया है। नुरून के बाद वो सेहवान की ओर बढ़ता है। सेहवान भी यहीं पास में एक शहर है, ठीक है, यहीं पर पास में एक शहर है सेहवान, सेहवान या सेहवन।
तो सेहवन की ओर वो बढ़ता है और सेहवन को भी वो जल्द ही कैप्चर कर लेता है। दाहिर के चचेरे भाई सेहवन में हुआ करते थे, बायझा या बाजरा नाम के एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर अधिकार कर लेता है। 1 हफ्ते का युद्ध होता है, 1 हफ्ते में कैप्चर कर लेता है। तो इस तरीके से आप देखिए अरब जो हैं वो लगातार देवल के बाद नेरून के बाद सेवन इसको लेते हुए बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और अब ब्राह्मणावाद में जो पहले से पराजित दाहिर हैं उसका खून खौलने लगता है, वो क्रुद्ध हो जाता है और एक बड़ी सी सेना तकरीबन 50,000 सैनिकों की सेना लेकर के वो ब्राह्मणावाद से चल देता है इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। अब ब्राह्मणावाद से सेहवान की तरफ जाना है तो ये रूट जो है वो कुछ इस तरीके का, इनकी सेना इस तरफ आ रही है और ये भी सेहवान और नूरून होते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं। इनको, इन दोनों लोगों को एक दूसरे की सेना की तरफ आना है और दोनों लोगों की जो सेना है वो जिस जगह पर लड़ते हैं वो लड़ाई जहां पर होती है उसको बोलते हैं रावड़। तो रावड़ या राबार करके यहाँ पर एक जगह है, इस जगह पर एक मतलब इसकी सेना यहाँ पे आ जाती है और इनकी सेना जो है वो यहाँ तक पहुँचती है, यहीं पर जगह है रावड़। तो रावड़ कहते हैं, कुछ लोग राबार कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे राबर कह लीजिए, राबर कह लीजिए या रावण कह लीजिए या राबार कह लीजिए, सब एक ही नाम है। यहां पर ये एक युद्ध होता है, तकरीबन 50,000 सैनिक इनके पास में है और जो एडवांटेज है निस्संदेह वो इस समय राजा दाहिर के पास में है और भीषण युद्ध होता है। बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटित होती है कि एक तीर जो है वो अरबियों का एक तीर जो है वो उस हाथी को आकर के लगता है जिस हाथी पे राजा दाहिर बैठा है और उस तीर के लगने से जिस हौद पे राजा दाहिर बैठे है उस हौद में, एक बड़ा सा हौद होता था जिस पे लोग बैठते थे, उस हौद में आग लग गई। तो उस समय दाहिर ने सोचा कि आग लग गई है, सबसे पहले इस आग को बुझाना होगा, बंद करना होगा। इसलिए वो आग को बुझाने के लिए पास में नदी है, नदी में ये चले जाते हैं अपने हाथी के सहित वहाँ पर आग को बुझाने के लिए। और इसी बीच जब वो ये देखते हैं कि भाग करके नदी की ओर चले गए हैं तो जो सैनिक हैं उनके अंदर खलबली मच जाती है, उन्हें लगता है कि ये अब मारे गए हैं या फिर इन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो सैनिक हतोत्साहित होकर के उनके अंदर भगदड़ मच जाती है। और अब जब ये आग बुझा करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सैनिक तो सारे भाग गए हैं, फिर भी जो बचे हुए सैनिक हैं उनके साथ में ये युद्ध करते हैं और युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो राबार का युद्ध है, इसी युद्ध में राजा दाहिर जो है वो क्या हुए, दाहिर अंततः पराजित हुए। अंततः पराजित हुए। पराजित होने के बाद इनकी हार हुई, और मतलब पराजित हुए हार हुए एक ही बात है। और इसके बाद इनकी जो है मतलब मृत्यु हो जाती है, मार डाले गए। तो इस तरीके से इनकी हो गई हत्या। ये तो युद्ध में पराजित हुए और युद्ध में पराजित होकर के इनको मार डाला गया। तमाम सारे सैनिक भाग गए थे। फिर भी इनकी पत्नी है एक रबीबाई, वो तकरीबन 15,000 सैनिकों के साथ में राबार के किले में ही है जहां पर ये युद्ध हो रहा है। इसी राबार के किले में वो छुप जाती हैं, इसी किले में, ठीक है। रबीबाई करके इनकी एक पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी है। और इन पत्नी महोदया ने तकरीबन 15,000 सैनिकों के साथ में युद्ध लड़ा। तो काफी देर तक ये युद्ध लड़ा और किले से अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, लेकिन दुश्मनों की सेना बढ़ती चली गई और उन्हें बिलीव हो गया कि अब राबार की रक्षा नहीं की जा सकती है और अगर ये सैनिक प्रवेश किए तो किसी को बख्शेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने अपने तमाम सारी स्त्रियों के साथ में उन्होंने जौहर कर लिया। तो ये अरबियों के खिलाफ पहला जौहर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अरब जो हैं अब राबार को भी जीत गए और राबार को जीतने के बाद उनका जो कैंपेन हुआ, स्वाभाविक सी बात है, आप यहाँ पर देखोगे तो जो अब इसका कैंपेन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देवल जाता है, देवल से नोरून जाता है, सेहवान जाता है, यहाँ से वापस आकर के ये राबार की तरफ जाता है। तो अब राबार से ब्राह्मणावाद की तरफ चलेगा। तो इसका जो अगला निशाना होगा वो ब्राह्मणावाद होगा। जब ये आगे ब्राह्मणावाद की तरफ बढ़ा तो ब्राह्मणावाद में भी इसको टक्कर मिलती है। ब्राह्मणावाद में दाहिर का बेटा है, दाहिर का पुत्र है, इसका नाम है जयसिंह। जयसिंह जो है वो दाहिर का पुत्र है, वो यहाँ पर युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में भीषण युद्ध इसमें भी है। कहते हैं कि इसमें दोनों पक्षों से तकरीबन 8,000 लोग मारे गए, 8,000 हिंदू और 8,000 अरब मुस्लिम्स मारे गए।
लेकिन अंततः विजय जो है वो कासिम की होती है। और कासिम इस तरीके से ब्राह्मणाबाद जो उस समय राजधानी हुआ करती थी, तो इस राजधानी पे पूरा कब्जा कर लिया है। ठीक है, कासिम की यहां पर जीत होती है, कासिम जीता, और जीतने के बाद इसने जो राजकोष है उस राजकोष पर नियंत्रण कर लिया, राजकोष प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन्होंने यहां पर राजकोष के ऊपर भी अपनी कैप्चरिंग कर ली, राजकोष को इन्होंने यहां पर प्राप्त कर लिया है। तो अरब का जो अब जो पेनिट्रेशन है वो काफी अंदर तक आप देख सकते हैं राज्य के तौर पर हो चुका है। बाहरी क्षेत्र देवल से लेते हुए अंदर राबार, नेरून, सेहवान, ब्राह्मणाबाद, ये सारे इलाके इनके पास में आ गए। अब यहीं पर इनकी एक दूसरी रानी है, राजा दाहिर की दूसरी रानी है। जब ब्राह्मणाबाद के ऊपर आक्रमण हुआ और ब्राह्मणाबाद जब खत्म हो गया, तो इनकी एक दूसरी रानी है जिनका नाम है रविलादी। तो रानी रविलादी हैं और उनकी दो बेटियां हैं, सूर्या देवी और परमल देवी। ठीक है, राजा दाहिर की दो बेटियां थीं जो इसी ब्राह्मणाबाद में थीं, सूर्या देवी और परमल देवी। परमल देवी, इनकी भी कुछ लोक कथाएं प्रचलित हैं जो वीरता की कहानी के तौर पर देखी जाती हैं। तो पहले तो ये पत्नी जो है रविलादी जो हैं और जो इनकी दो बेटियां जो हैं सूर्या देवी और परमल देवी, इन सब के ऊपर, राजकोष के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर कासिम का अधिकार हो जाता है। और उस समय नियम हुआ करता था कि जो आक्रांता हैं अगर वो कोई चीज़ भी जीतेंगे तो वो जीत करके अपने गवर्नर को देंगे। गवर्नर जो हैं वो अल-हज्जाज हैं, आपको मालूम है। तो ये सारे जो राजकोष का धन दौलत और जो स्त्रियाँ और जो तमाम सारे गुलाम बनाए गए, ये सब भेज दिए गए कहाँ पर, ये सब सारे के सारे भेजे गए अरब अल-हज्जाज के पास में। ये सब वो चले गए, लेकिन उनको करने के बाद ये अपना कैंपेन जो है वो आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाते हुए ये अब यहां से सिंध को विजित करने के पश्चात एलोर की तरफ बढ़ता है। एलोर एक जगह है, या एरोड़ इसी को कहते हैं, वहां की ओर बढ़ता है। तो एरोड़ ब्राह्मणाबाद से थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा, तकरीबन आप यहां से देखेंगे तो ये और आगे अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे और करीब यहां कहीं पर एरोड़ या एलोर जगह पड़ती है। एरोड़ कहते हैं या एलोर कहते हैं इसको, ये जगह पड़ती है। एलोरा से इसको कंपेयर मत करिएगा, एलोरा तो औरंगाबाद में साउथ में। तो ये एलोर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर राजा दाहिर का एक और बेटा है, वो युद्ध लड़ता है, कूजी, वो भी हार जाता है। तो ये एलोर पर भी कब्जा कर लिया। फिर यहां से आगे बढ़ते हुए वो अपना कैंपेन ले जाता है सबसे उत्तरी हिस्से में, यहां कहीं पर पड़ती है जगह मुल्तान। मुल्तान को विजित करता है। ये जो समय है ये 713 ईस्वी का है। तो 711 से 713 के बीच में आप ये कैंपेन्स जो हैं वो इनकी देखते हैं, और लगातार सब में विजय है। मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया है, भयंकर तरीके से लूटा है, बहुत सारी धन दौलत यहाँ से इकट्ठा करी है। और इतनी धन दौलत उसने यहाँ पर देखी है कि ये जो अरब हैं ये मुल्तान को सोने का नगर कहने लगते हैं। सोने का नगर, ये सोने के नगर की संज्ञा देते हैं, इतना ज्यादा यहां पर लूट होती है। तो बहुत सारा धन दौलत। अब ये जो धन दौलत का अंदाजा इनको यहां पर लगा है, इतनी सारी जो धन दौलत यहां पर उन्होंने प्राप्त करी है, और जो बड़े बड़े इलाके हैं जैसे मुल्तान है, एरोड़ है, ब्राह्मणाबाद है, राबड़ है, सेवन है, नेरून है, देवल है, ये सब विजित करता हुआ ये मोहम्मद बिन कासिम आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के कुछ और प्लेसेस हैं जिनको विजिट करना चाहता है, जिनको वो प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इसी बीच एक कहानी कही जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि ये सूर्या देवी और परमल देवी जो हैं ये अल-हज्जाज के पास पहुंच गई हैं, और अल-हज्जाज के पास सूर्या देवी और परमल देवी पहुंच करके बताती हैं कि तुम्हारा जो सेनापति जिसको भेजा है, जो तुम्हारा दामाद है जिसको तुम कहते हो, और जो तुम्हारा चचेरा भाई है, वो बहुत ही तुमसे ज़्यादा चालाक है। वो उसने हम पर और हमारे जैसी बहुत सारी लड़कियों पर हाथ आजमाया है, और वो हमें पहले ही अपवित्र कर चुका है। तो उस समय नियम यह था कि जो कुछ भी प्राप्त करोगे वो उस पर पहला अधिकार जो है वो अल-हज्जाज का है। तो अल-हज्जाज को इस बात से बहुत क्रोध हुआ, और उसने जो है ये फरमान जारी किया कि उस दुष्ट कासिम को जो है वो दंडित किया जाए और उसे तड़पा तड़पा करके मार डाला जाए। तो कहा जाता है कि उस आदेश का पालन हुआ और कासिम जो है वो मार डाला गया। तो एक कहानी तो ये है। तो जब इनको पता चलता है कि कासिम मार डाला गया, तो सूर्या देवी और परमल देवी ने कहा कि तुम तो बड़े मूर्ख हो यार, तुम्हारा तो बड़ा वफादार सैनिक था, उसने तो हमें छुआ तक नहीं था, हमने तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऐसा कहा था, और हमारे पिता का हत्यारा मारा गया, ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन तुम भी कम मूर्ख नहीं हो।
अब ये बात सुन करके अल हज्जाज को बहुत क्रोध आता है और उसने अपनी तलवार को निकाल करके दोनों जो बच्चियां हैं इनका कत्ल कर दिया है, ऐसा लोक कथाओं में कहा गया। दूसरी एक कथा कही जाती है कि, या दूसरी एक कहानी है इसके पीछे, ये कहा जाता है कि वास्तविक रीज़न ये नहीं था, वास्तविक रीज़न ये था कि अरब में जो खलीफा हैं वो बदल जाते हैं, खलीफा जो नए बनते हैं उनका अल हज्जाज और अल हज्जाज के भतीजे से मतलब थोड़ा शत्रुता है, वो उनको पसंद नहीं करते, और फिर उन्हीं के कहने पर उनके कुछ सैनिकों ने जो है न सिर्फ अल हज्जाज को अपदस्थ किया बल्कि उसके भतीजे को भी मार डाला, कासिम को भी मार डाला। तो कासिम आगे की विजय कर नहीं पाया। तो ये इनिशियल कंडीशन इस तरीके से देखती हैं। वट एवर जो भी हुए, वो इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ विजय कर नहीं पाता है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिंध के रूप में ये विजित कर लिया जाता है, इसको जो है वो जीत लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया है जिसको आप देख रहे हैं, जो सिंध के रूप में विजित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा इलाका है जो यहाँ पर सिंध के तौर पर क्या कर लिया गया है, जीत लिया गया है। ठीक है, ये पूरा इलाका जो है वो अच्छी तरीके से जीत लिया गया। तो ये जो विजित एरिया है, ये जो विजित एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा विजित एरिया किसका है? ये विजित एरिया है मोहम्मद बिन कासिम का, जो कि अरब की तरफ से आता है, जो आप यहां से देख रहे हैं, यहां से आता है और इस पूरे एरिया को उसने कॉन्कर किया हुआ है। तो ये था सिंध पर अरब के आक्रमण की कहानी, जो कि आपको मैप के माध्यम से हमने दिखाई। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरे रास्ते यहाँ पर खुलने शुरू होते हैं, अरब और फिर उसके बाद तुर्की आक्रमणकारी जो है वो भारत की तरफ आएंगे। वो क्यों आएंगे, किस क्षेत्र को वो ऑक्यूपाई करेंगे, उन सब चीज़ों को हम लोग मैप के ऊपर पढ़ेंगे। जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, स्टडी IQ IAS हिंदी में, हिंदी मीडियम के बैचेस जो है वो ओपन किए गए हैं। आप इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं फिलहाल विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके। ठीक है, फिलहाल जो है विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए आपको जो अभी पेमेंट करना होगा वो आपका होगा मात्र 27,999। जो भी बैच आप लेना चाहें आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप वेबसाइट पे जा करके जो लेटेस्ट बैच है उसको परचेज आप कर सकते हैं, या थोड़े से पुराने बैच भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे यही वाला बैच है ये भी अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हो ऑन द सेम फीस। पुरानी वीडियोस जो हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। 18 किताबों का सेट आपके घर में भेजा जाएगा, अवेल कर सकते हैं आप इसको। यानी कि एक बार इस बैच में जुड़ने के बाद आपको अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना है, ना टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, ना बुक परचेज करना है, ना इंटरव्यू के अलग से कोई बैच लेना है, ना मेंस की प्रिपरेशन के अलग से कुछ सोचना है, ना प्रीलिम्स की सुपर फास्ट तैयारी के लिए अलग से कुछ सोचना है। बस ये एक बैच और उसके बाद कंप्लीट पैकेज। एक्सेप्ट व्हाट कि आप इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं पा पाएंगे। रीजन बिहाइंड कि ऑप्शनल जो है वो सबके अलग अलग होते हैं। तो जो कॉमन चीज़ है वो जनरल स्टडी है। सीसेट के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी के लिए भी कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा, सिर्फ ऑप्शनल को छोड़ करके। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 4 अवेलेबल हैं हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में। स्टडी IQ में आप देखेंगे 4 ऑप्शनल अवेलेबल हैं, जिसमें से एक हिंदी साहित्य का है, हिंदी साहित्य, एक जो है आपका इतिहास, एक आपका भूगोल, ठीक है, एक आपका भूगोल, और एक जिसे आप PSIR कहते हैं शॉर्ट में, PSIR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसके ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं। आप इन ऑप्शनल्स को भी परचेज कर सकते हैं विद द सेम कोड, दैट इज विरद लाइव, VIRADLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करके आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस पे अब उपलब्ध हो जाएगा। किसी प्रकार की आपको अगर कोई जानकारी चाहिए या एडमिशन लेने में कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस लेक्चर की अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, और हमारा टेलीग्राम है virad.dube। ठीक है, इस नाम से आप सर्च करिएगा। इसी नाम से आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और इसी नाम के आगे @studiiq.com ये लगा देंगे तो ये हमारा ईमेल एड्रेस भी बन जाएगा। तो आपको बस virad.dube नाम से खोजना है और आपको ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। आज का हिस्ट्री ऑन मैप का ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और हमारे सोशल मीडियाज़ में भी। आपका समय शुभ हो।
धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।